नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद नाउ कोर्जन। दिस इज सेक्शन 15। चलिए सेक्शन 15 को पढ़िएगा, क्या कहता है। कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। इसको इस तरीके से देखिए आप, this way rather this way। committing or threatening to commit, two parts। what? committing या तो करें या थ्रेट करे, थ्रेटिंग टू कमिट व्हाट? एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। या तो ये हो या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन व्हाट? एनी प्रॉपर्टी। दो तरीके से। दैट इज कोर्जन इज सेड टू बी देयर वेयर द कंसेंट ऑफ ए पर्सन हैज बीन कॉज्ड ईदर बाय इसके या इसके। मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई व्यक्ति आपकी कंसेंट इस तरीके से ले रहा है, दो में से किसी एक ही तरीके से। कितने तरीके बताए गए? दो तरीके। इन दो तरीकों में से किसी एक भी तरीके से अगर आपकी कंसेंट ली जा रही है तो हम क्या कहेंगे कि योर कंसेंट इज बीइंग कॉज्ड बाय कोर्जन। और वो कौन से तरीके हैं? दीज। फर्स्ट, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी। ऐसा कोई भी कार्य जो कैसा हो, विच इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी, फॉरबिडन बाय द आईपीसी। वैसा कार्य की धमकी दे या वैसा कार्य करके अगर आपके विरुद्ध आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा है, देन वी से इट दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड, द कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोर्जन। समझ रहे बात? ये तो आपकी जो ये लैंग्वेज है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस लैंग्वेज, कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट। क्योंकि आपको सेक्शन 15 को एग्जैक्ट शब्दों में याद करना है। इससे 12 फ्रेज भी जो है जैसे हाईलाइटेड है ये, उनको ढंग से समझ लीजिए एक बार। समझ रहे हैं आप? क्या? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, दो बातें हो गई। या तो कमिट करना या उसको करने के लिए थ्रेट देना। जैसे भी आया था थ्रेट टू कमिट सुसाइड। गॉट इट? मैंने आपको एक क्या कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा नहीं तो तुम मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करो। आई विल शूट यू unless you enter in contract with me। तो this is an act of threatening to shoot। threatening to shoot is what? act forbidden by the IPC। तो this is first, कर लेंगे। and second क्या? the unlawful detaining or threatening to detain any property। this is second। to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into a contract। you are doing this with the intent, this intention के साथ। नहीं समझ में आई बात? ये आई शो यू दिस डिफरेंट वे। या तो ये कर रहे हैं व्हाट? थ्रेटनिंग टू कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉर द आईपीसी। एंड सेकंड क्या है? ये देखो, ये पहला एलिमेंट क्या था? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी। कैसा होना चाहिए? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यू गॉट इट और नॉट? आप ये जो काम कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। क्या थ्रेट कर रहे हैं? टू डू समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी। व्हाट इज योर पर्पस? व्हाट इज योर इंटेंशन? इंटेंशन इज व्हाट? इंटेंशन इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई व्यक्ति आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। गॉट इट और नॉट? एंड सेम थिंग इज विद, या तो ये करें या फिर ये करें, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ। तो आई होप कि यू गॉट द पॉइंट नाउ कि या तो आप दोनों काम में से कोई भी काम करेंगे, या तो अनलॉफुल डिटेन इसकी थ्रेट करेंगे, अनलॉफुल डिटेनिंग, या फिर कोई ऐसा काम करेंगे विच इज फोर्डन बाय आईपीसी।
So this is, if you do that, then we say the contract act is caused by coercion. तो आई होप कि सेक्शन 14 में जितनी भी टेक्निकलिटीज थी आप लोग समझ गए। अब सेक्शन 15 कोर्जन, क्या कोर्जन इज व्हाट, पहली बात ये द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉर्म्ड बाय द आईपीसी, और या तो ये या फिर द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into contract. सही है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इट इज इमैटेरियल वेदर द इंडियन पीनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोर्जन इज एम्प्लॉयड। प्लीज हाईलाइट दिस एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लिम्स एज वेल एज इन मेंस। दिस इज, इट इज इमैटेरियल वेदर द इंडियन पीनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स वेयर द कोर्जन इज एम्प्लॉयड। जहां पर वो एक्ट ऑफ कोर्जन हुआ है, जहां पर वो एक्ट ऑफ कोर्जन हुआ है वहां जरूरी नहीं कि वहां पर आईपीसी लागू हो आपकी। जैसे दिस इज, सी दिस इज एन इलस्ट्रेशन, ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप। ए व्यक्ति कहां पर है, इंग्लिश शिप पर है, मींस इंडियन शिप पर नहीं है। इंडियन शिप पर होता तो आईपीसी वहां पर एप्लीकेबल होती। दैट पर्सन इज ऑन व्हाट, इंग्लिश शिप। This is English ship. Got it? Second fact, causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the IPC. एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन के द्वारा दूसरे व्यक्ति बी से एग्रीमेंट करता है। और यहां पर कहां पर है, इंग्लिश शिप कहां पर था, ऑन दी हाई सीज। इसको नोट करिए आप, ये इंग्लिश शिप यानी कि आईपीसी लागू यहां पर नहीं होगी। एंड दिस हाई सी, हाई सी समझते हैं क्या होता है, हाई सी मतलब द पार्ट ऑफ दैट सी, सी का वो भाग, समुद्र का वहां भाग जो किसी भी देश की टेरिटरी में नहीं आता है। जो सी है वहां आपको जो मैरीटाइम लॉज हैं उन्होंने डिफाइन कर रखा है, 30 नॉटिकल माइल्स फिर देन 200 नॉटिकल माइल्स, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो हाई सी मींस ए पार्ट ऑफ द सी विच इज नॉट कंट्रोल्ड, विच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एनी सी, जो किसी के कंट्रोल में नहीं माना जाएगा, जहां पर किसी भी देश के पर्सनल लॉ लागू नहीं होंगे। तो इंडियन आईपीसी, इंडियन पीनल कोड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हाई सी, इंडियन एप्लीकेबल आईपीसी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंग्लिश शिप। तो यहां पर है, ये व्यक्ति है और ये रहा, ये ही इज ए एंड ही इज बी। तो बी कॉज्ड हिम टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट थ्रू क्रिमिनल इंटिमिडेशन। गॉट इट और नॉट, समझ में आ गई बात, फैक्ट्स। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया देन ये जो ए है इसने कहां पर आया, वो कैलकाटा में। ए आफ्टरवर्ड्स सूज बी फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट कैलकाटा। कैलकाटा में आकर के उसने उसको फिर सू किया। तो क्वेश्चन ये था कि वेदर ए ने उस पर कोर्जन एम्प्लॉय किया था नहीं किया था, क्योंकि वहां पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, it is immaterial whether the IPC is or not in force in the place where the coercion is employed. तो जहां पर कोर्जन अप्लाई किया गया है वहां पर आईपीसी लागू होती है या लागू नहीं होती, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो भले ही वो इंग्लिश शिप था, भले ही वो हाई सी में था, लेकिन आपने ऐसा कार्य किया था, कार्य कौन सा था, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, जिसके द्वारा तुमने कॉन्ट्रैक्ट करवाया, इसलिए इट विल अमाउंट टू कोर्जन। क्योंकि कोर्जन का फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरडन बाय द आईपीसी। गॉट इट और नॉट, समझ में आया? प्लीज नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, बढ़े आगे हो। नाउ दिस इज सी, इसको देखो आप, जैसे एक लेसन समझ लीजिए, बस इतना समझ लिया तो बस हो गया काम आपका, इस तरह समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, तो पहली बात क्या थी कि एक्ट फॉरडन बाय द आईपीसी। इसे पढ़े तो एक बार आपके लिए पढ़िए जरा, साइड में लिखा है, इफ ए पर्सन commits or threatens to commit an act forbidden by the IPC with a view to obtaining the consent of the other, पूरा समझ लीजिए। If a person, ये एक लाइन लिख लीजिए, अभी कर लीजिए आप इसको। If a person commits or threatens to commit an act forbidden by the Indian Penal Code with a view to obtaining the consent of the other person to an agreement, the consent is in such a case is deemed to have been obtained by coercion। अगर आपको वैसी लैंग्वेज नहीं रट रही है तो आप ये वाली लैंग्वेज रट सकते हैं इसको, कि बस या तो कमिट करेंगे या थ्रेट करेंगे। इलस्ट्रेशन जैसे देखना था,
ए थ्रेटन्स टू शूट बी, जब देखो ए थ्रेटन्स टू शूट बी इफ बी डज नॉट एग्री टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू ए। यदि बी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की, नहीं मुझे नहीं बेची, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आई एम ए थ्रेटन्स टू शूट बी, यू आर बी, आई एम ए एंड यू आर बी, आई एम थ्रेटनिंग टू शूट यू। क्यों? कि इफ यू डू नॉट एग्री टू सेल योर प्रॉपर्टी टू मी एट स्टेटेड प्राइस, तो बी आप डर जाते हैं, आप ठीक है प्रॉपर्टी मेरे नाम करते हैं, तो हम क्या कहेंगे ये कि इन कंसेंट इन दिस केस हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन। आई होप कि मैंने काफी डिटेल्ड एंड रिपीटेडली आपको बात समझा दी है अभी कोर्जन का। अब कर लेंगे आप कोर्जन का। अब इसमें जो बेरेट लैंग्वेज है उसको रटने के बाद में आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों पार्ट है इसके, आईपीसी कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एन एक्ट, एंड देन डिटेनिंग और अनलॉफुली डिटेनिंग और अनलॉफुली थ्रेटिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी, एंड फिर आ गया बाद में आपका एक्सप्लेनेशन। इन तीनों को समझाने के बाद में यू नीड टू रिमेंबर फ्यू केसेस इन दिस केस, जैसे रंगनायकम्मा वर्सेस अलवर सेट्टी। रंगनायकम्मा वर्सेस अलवर, इस केस में क्या होता है समझ लीजिए। ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, किसकी डेथ हो गई? हस्बैंड की डेथ हो गई। द हस्बैंड्स डेड बॉडी वाज नॉट अलाउड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हर हाउस फॉर क्रीमेशन। जो डेड बॉडी थी हस्बैंड की, उसको हटाने से मना कर दिया। क्यों? बाय द रिलेटिव्स ऑफ द अडॉप्टेड बॉय अंटिल शी अडॉप्टेड द बॉय, कि जब तक आप इस लड़के को अडॉप्ट नहीं करोगे, रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड ने फोर्स किया विडो को कि यू शुड अडॉप्ट दिस बॉय। अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करोगे, इस लड़के को अडॉप्ट नहीं करोगे, तो वी विल नॉट अलाउ द क्रीमेशन ऑफ योर हस्बैंड। आपके हस्बैंड की डेड बॉडी का क्रीमेशन हम नहीं होने देंगे। कब तक? जब तक कि आप इस लड़के को अडॉप्ट नहीं कर लोगे। गॉट इट? दिस वाज द केस। तो यहां पर क्या था कि फोर्सफुल अडॉप्शन हो गया। अब ये क्वेश्चन था, द क्वेश्चन बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट वाज व्हाट? रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ ए बॉय बाय अ विडो एज 13 years. It was held that adoption was not binding on the widow as her consent had been obtained by coercion. तो these kind of case laws help you. और आपको ये रटने पड़ेंगे कुछ केस लॉज, बहुत सिलेक्टिव करवा रहा हूं मैं आपको। The adoption was not binding on the widow as her consent had been obtained by coercion. This is what रंगनायकम्मा वर्सेस अलवर सेट्टी। कर लेंगे आप लोग अभी? नहीं हो जाएगा? कर लेंगे। तो रंगनायकम्मा का केस हो गया एडॉप्शन पर। देन सेकंड केस इज व्हाट? चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम सशम्मा। चिक्कम अमीराजू, ये केस हो गया। चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम सशम्मा। The question before the Madras High Court was that whether coercion could be caused by threat to commit suicide. Threat to commit suicide. क्या सुसाइड की थ्रेट, वेदर थ्रेट टू कमिट सुसाइड कैन अमाउंट टू कोर्जन? ऐसा कोई लाइव एग्जांपल आप बता सकते हैं? फिल्म शोले, सीन टंकी, धर्मेंद्र का चढ़ना वहां पर, और वो क्या कहता है? सुसाइड। गांव वालों, यही था। और फिर किसकी कंसेंट लेता है? मौसी की। बेटा मैं तैयार हूं। कहता है बुढ़िया तेरी कंसेंट किसे चाहिए? फिर हेमालिनी आती है, वीरू मैं भी तैयार हूं। तो दिस वन जो कंसेंट ली गई थी वो कैसे? दैट कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय द थ्रेट टू कमिट सुसाइड। तो वेदर दैट थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंटेड टू कोर्जन और नॉट। एंड प्लीज ये बात यहीं तक सीमित रखना, राइटिंग में मत लिखना कि जो आदरणीय धर्मेंद्र जी चढ़ गए थे वहां पर ऐसा हुआ। ये केवल समझने के, रिलेट करने के लिए है कि वहां पर भी थ्रेट टू कमिट सुसाइड थी। तो वेदर थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंटेड टू कोर्जन और नॉट। क्योंकि टेक्निकली क्या है? टेक्निकली सेक्शन 15 में क्या है? जो कोर्जन की डेफिनेशन उसमें क्या है कि committing or threatening to commit an act forbidden by the IPC,
तो लिटरली अगर हम जाएं तो थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज नॉट फॉरवर्डन बाय द आईपीसी। आप समझ रहे हैं? अटेम्प्ट टू सुसाइड तो पनिशेबल है, फॉरवर्डन है आईपीसी के द्वारा, लेकिन सुसाइड करने की धमकी देना आईपीसी प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन था कि क्या ये अमाउंटेड होगा या नहीं होगा। तो अल्टीमेटली देख लिया है क्या, फैक्ट्स क्या है, देखिए पहले क्या है जो मैंने लिखवाए थे पहले आपको भी। समझ रहे हो आप? आ रहा हूं? समझ रहे हो कहां जा रही है फिल्म? ए हिंदू ए जो कि एक हिंदू है, बाय थ्रेट ऑफ सुसाइड इंड्यूस हिज वाइफ, अपनी वाइफ को थ्रेट की मैं खुदकुशी कर लूंगा, अपनी वाइफ से कहता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। इंड्यूस हिज वाइफ एंड सन टू एग्जीक्यूट अ रिलीज डीड इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई के पक्ष में एक प्रॉपर्टी को रिलीज करवाने के लिए उसने अपनी वाइफ को और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और फिर उनसे ऐसा करवाया। किससे करवाया? अपनी वाइफ से और अपने हस्बैंड से। किसने कराया? ए ने। ए कौन है? हिंदू है। गॉट इट? द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज वेदर ए थ्रेट टू कमिट सुसाइड कुड बी कंसिडर्ड टू बी एन एक्ट फॉरवर्डन बाय द आईपीसी। क्वेश्चन जो हाई कोर्ट के सामने था वो क्या था कि वेदर ए थ्रेट टू कमिट सुसाइड, कि सुसाइड करने की धमकी देना, क्या ये ऐसा एक्ट हो सकता है जो कि फॉरवर्डन बाय द आईपीसी होगा? इफ यस इट विल अमाउंट टू कोर्जन। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? ये कोर्जन माना जाएगा। क्या कहा कोर्ट ने? इट वॉज हेल्ड by J. Wallace and Shagri Iyer that a threat to commit suicide amounted to coercion within the meaning of section 15 of the Indian Contract Act, therefore the release deed was voidable। तो उन्होंने कहा कि yes it amounted to coercion। and please write down a question now। लिखना है क्वेश्चन, write down a question please। explain the meaning of coercion। explain the meaning of coercion, full stop। whether threat to commit suicide amounts to coercion within the meaning of section 15 question mark। अब समझ में आ गई आपको बात? आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कोर्जन का मीनिंग को। और जो सेकंड पार्ट है दैट इज स्पेसिफिक व्हाट, कि थ्रेट टू कमिट सुसाइड विल अमाउंट टू कोर्जन और नॉट। कर लेंगे आप ये? इसका आंसर लिखेंगे बढ़िया था। तो चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम से शर्मा के केस को नहीं भूलेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड इट हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एज वेल। प्रीलिम्स के एग्जाम में इस केस को कई बार पूछा है। और थ्रेट टू कमिट सुसाइड पर तो कई बार क्वेश्चन आया, वेदर इट अमाउंटेड टू coercion or not। now because it has been decided by the high court that it amounts to this। got it? कर लेंगे। now एक पॉइंट था इसमें, unlawful retaining of the property। according to section 15 coercion could also be caused by the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। इसको समझाया था मैंने पहले भी। इसका सेकंड वे कि अनलॉफुल डिटेनिंग को थ्रेट करना, या एग्जांपल समझ लीजिए इसका क्या है। इफ एन आउटगोइंग एजेंट refuses to hand over the account books to the new agent until this क्या कौन? if an outgoing agent, एक एजेंट जो कि काम छोड़ रहा है, ठीक, क्या करता है वो? he refuses to hand over the account books to the new agent। न्यू एजेंट जो है उसको जो रिप्लेस कर रहा है उसको अकाउंट बुक्स नहीं दे रहा है। क्यों? until the principal executes release in his favor। कि जब तक कि जो प्रिंसिपल है
वो उसके फेयर में कोई रिलीज नहीं करता है। तो दिस, ये जो थ्रेट है, जो प्रॉपर्टी अपने पास रख ली ना, अनलॉफुल डिटेनिंग द प्रॉपर्टी हो गया ये। अकाउंट बुक इज ए प्रॉपर्टी एंड नाउ दिस एजेंट, जो आउटगोइंग एजेंट है, दैट ही इज कीपिंग इट अनलॉफुली डिटेनिंग एंड थ्रेटिंग टू डिटेन, कि भाई जब तक आप ये वाला काम नहीं करोगे देन मैं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। तो दिस ऑल्सो अमाउंटेड टू व्हाट? कोर्सन। कर लेंगे ये देखिए, थ्रेट, वेदर थ्रेट टू स्ट्राइक इज कोर्जन और नॉट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस, इन दिस चैप्टर। थ्रेट टू स्ट्राइक, धमकी देना कि हम हड़ताल कर देंगे, वेदर इट अमाउंटेड टू ये और नॉट, whether it amounts to coercion or not। केस का नाम लिख लीजिए, वर्कमैन ऑफ एपिन टी एस्टेट वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। वर्कमैन ऑफ एपिन टी एस्टेट वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इस केस को अपनी बुक से पढ़ेंगे आप। इस केस में क्या था, ये देखिए, ये बात कही गई थी इस केस में। द डिमांड ऑफ वर्कर्स फॉर बोनस was accepted after threat of strike, कि we want bonus। क्या कहा उन्होंने? हमें बोनस चाहिए वरना हम हड़ताल कर देंगे, and that was accepted because of that threat। तो वो जो threat to strike है, whether it amounted to coercion or not, it was held in this case कि threat to strike is no coercion। अभी जो मैंने वो केस लिखवाया था कि एक्सप्लेन द, अभी जो क्वेश्चन लिखवाया था ना, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोर्जन एंड वेदर थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स नोट। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, वेदर थ्रेट टू स्ट्राइक अमाउंट्स टू कोर्जन, वेदर थ्रेट टू कमिट, वेदर थ्रेट टू स्ट्राइक अमाउंट्स टू कोर्जन। इफ इट हैपेंस, अगर ये क्वेश्चन आपसे आता है, देन प्लीज यूज दिस केस लॉ, वर्कमैन ऑफ एपिन टी एस्टेट वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। Workmen of Appin Tea Estate versus Industrial Tribunal. In this case, the demand of the workers for bonus was accepted after threat of strike, and it was held in this case that threat to strike is no coercion। नहीं होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, वेदर, लिखिए क्वेश्चन एक, वेदर स्टैट्यूटरी कंपल्शन इज कोर्जन और नॉट। whether statutory compulsion amounts to coercion। क्वेश्चन लिख लीजिए, whether statutory compulsion is coercion, आंसर इज नो। केस का नाम लिखिए, आंध्रा शुगर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्या नाम है केस का? आंध्रा शुगर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्या कहा गया इस केस में? This, if any cane grower offered to sell his sugar cane to a factory in certain zone, the factory was bound to accept the offer under the Andhra Pradesh sugar cane regulation। ये थी बात, मैं समझाता हूं उसको भी। If any cane grower offered to sell his sugar cane to a factory, अगर कोई गन्ना जो उगा रहा है किसान, any cane grower offered to sell his sugar cane to a factory in a certain zone, the factory was bound to accept the offer। अब आपको दिखेगा, if any cane grower offer to sell his sugar cane to a factory, अगर कोई गन्ना उगाने वाला किसान आप ऑफर करता है फैक्ट्री को कि आई वांट टू सेल, मैं अपने गन्ने को आपको बेचना चाहता हूं, देन द फैक्ट्री वाज बाउंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो यहां पर क्या हुआ? स्टैट्यूटरी कंपल्शन हो गया कि आपको फैक्ट्री मालिक को गन्ना खरीदना ही पड़ेगा। The factory was bound to accept the offer under the Andhra Pradesh Sugarcane Regulation of Supply and Purchase Act। ये जो एक्ट है, this is the name of act, आंध्र प्रदेश Sugarcane Regulation of Supply and Purchase Act 1961। तो this is an act। तो इसके द्वारा कंपेल किसको किया जा रहा है? फैक्ट्री मालिक को। तो ये स्टैट्यूटरी कंपल्शन हो गया, एक कानून के द्वारा कंपल्शन डाल दिया गया फैक्ट्री वालों के लिए कि आपको अब ये सेल परचेज का एग्रीमेंट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो ये जो हेडिंग है कि वेदर स्टैट्यूटरी कंपल्शन इज कोर्जन और नॉट, कि अगर कानून के द्वारा आपको फोर्स किया जा रहा है, वेदर इट विल अमाउंट टू कोर्जन और नॉट, आंसर इज नो। A case law is name of case law is what?
तो आई हैव गिवन यू 3 और 4 केस लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, और हर उस पर आपको केस लॉ मिलेगा, मेंस के क्वेश्चंस आएंगे। जिन लोगों ने आज क्लास मिस की, दे मिस्ड समथिंग इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? आज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल। इसको और समझ लीजिए, एक पॉइंट ये था, एक टर्म उन्होंने यूज किया है इसमें, टू दी प्रेजुडिस ऑफ ए पर्सन, ये ना सेक्शन 15 लैंग्वेज में, टू दी प्रेजुडिस ऑफ ए पर्सन। इसको, इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट छुपा है, वो समझाता हूं आपको मैं। सेक्शन 15 रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी committing or threatening to commit any act forbidden by the IPC or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever। ये लैंग्वेज है, समझ रहे हैं आप? ये लैंग्वेज थी ना सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 में थ्रेटनिंग और कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी, कैसे? टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध हो वो। अब इसका मीनिंग क्या है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इट मीन्स दैट द एक्ट कॉजिंग कोर्जन शुड नॉट नेसेसरली बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। मीनिंग देर भाई कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? ए और बी के बीच में हो रहा है, तो जरूरी नहीं है थ्रेट बी को दी जाए। थ्रेट में बी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल समझेंगे आप लोग, पहले एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। ए अनलॉफुली डिटेन्स बी सन, किसको डिटेन करता है? बी के पुत्र को डिटेन करता है, अनलॉफुल डिटेन बी सन। सी इन ऑर्डर टू कोर्स बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, कि बी को, उसको दबाव डाला जा सके एग्रीमेंट करने के लिए। तो यहां पर जो कोर्जन अप्लाई किया गया, दैट इज टू द प्रेजुडिस ऑफ बी। तो सी, जो सी है भाई, डिटेन किसको किया जा रहा है? सी को। सी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा रहा। आप बात समझ रहे हो? इसको इंफोग्राफिक बना के दिखाऊंगा, इसका ये आ जाएगा समझ में, आ गया। ए अनलॉफुली डिटेन्स सी, सी हु इज सी? सी इज द बी सन। तो पुत्र को वो डिटेन करता है, पुत्र के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। तो ये जो लाइन आई है इसमें, एनी पर्सन व्हाटएवर, देखो ये लाइन, ये फ्रेज है ये वाला, टू द प्रेजुडिस ऑफ any person, any is the use of this any person means it is not necessary that coercion should be applied to the contracting party। जिससे कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसी पर coercion अप्लाई किया जाए। इट मे बी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर। तो इसका मीनिंग समझ में आया आपको? अब मैंने सेक्शन 15 का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं छोड़ा है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया हो, कोई भी ऐसा केस लॉ नहीं छोड़ा, इंपॉर्टेंट केस लॉ जो मैंने नहीं समझाया आपको। नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी? आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए बहुत केयरफुली, और इस पर आपको एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोर्जन पे शॉर्ट नोट बनाने हैं, एंड देन आपको जो अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, वेदर थ्रेट टू कमिट सुसाइड, वेदर स्टैट्यूटरी कंपल्शन, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है मेंस के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट कोर्जन। आई होप किसी को क्वेश्चन पूछना तो पूछो, गुस्सा पे हो जाएगा, कर लेंगे आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू एज वेल। तो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कर लेंगे आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इरेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है? थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।